हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज तो बच्चों पहले से ही मैं तैयार हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है मैंने, इसलिए आज मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही लेट हूँ। क्वेश्चन पहले से ही लिख के तैयार था। तो आज की क्लास बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन से पहले की हमारी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम रोलिंग मोशन वाले पार्ट में एंट्री ले लेंगे। रोटेशनल मोशन को इतने कम नंबर ऑफ लेक्चर्स में इतना सटीक तरीके से पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन आप लोगों का भी सहयोग पूरा रहा है। आप लोग शीट वगैरह जब करके आए हो तो उसमें भी मैंने देखा कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आया है। और ऐसा कुछ नहीं मैंने कि कोई पार्ट जो है आपका यहाँ पे छोड़ दिया है, सब कुछ कवर किया है हम लोगों ने ना। बस अब यहाँ से बस ये होगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा और क्लैरिटी इसमें आती जाएगी। चीजें हमारी बच्चों प्रॉपर सिस्टमेटिक हुई हैं, और इसी तरीके से बच्चों आज के इस लेक्चर के बाद हमारा जो है रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, और ये इसका एक तरीके से ये समझो कि 60% पार्ट जो है इसका ओवर हो जाएगा। रोलिंग और टॉपलिंग वाला पार्ट बच्चों रह जाएगा। ठीक है, मुझे जहां तक याद है कि अगली क्लास जो है शायद डिस्कशन क्लास है। तो अगर डिस्कशन क्लास है तो डिस्कशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी जो जेई की प्रिपरेशन होती है ना, उसमें डिस्कशन बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट प्रॉपरली कर ही रहे हैं और होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन जो कि काइंड ऑफ इट इज माय फेवरेट क्वेश्चन बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बच्चों कुछ और क्वेश्चंस कराते हुए एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। कोलिजन वाले कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस को करेंगे, और ये जो टॉपिक है बच्चों फिर हमारा कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसका हम समापन आज कर देंगे। ठीक है, सो कौन कौन प्रेजेंट है हमारी क्लास में? अमन कुमार हेलो, विनय राठौर गुड आफ्टरनून, राहुल गुप्ता गुड आफ्टरनून, श्याम पांडे गुड आफ्टरनून, दीपा गुड आफ्टरनून। सो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का है। आपको अगर याद हो ना तो 3 क्लास में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था और उसका आपको डिस्कशन कराया था। चौथी क्लास थी बच्चों हमारी टॉर्क की, 5वीं क्लास थी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, 6वीं क्लास थी बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस की, 7वीं क्लास जो कल हुई है मंडे को वो क्लास थी बच्चों हमारी डिस्कशन की, और आज है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में बच्चों 5वीं क्लास के कॉन्सेप्ट में, 5वीं क्लास मतलब 5वीं कक्षा नहीं, 5वीं जो हमारी रोटेशनल मोशन की 5th जो सेशन हुआ था उस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। मतलब क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड रॉड रिमेन एट रेस्ट एज शोन, फाइंड द थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इस रस्सी से आपने ये एल शेप की रॉड है, इसको आपने इसके इस एंड को बांध के लटका दिया। ठीक है, आपने इस तरीके से बच्चों इसको लटका दिया। आपको ये बताना है ये थीटा जो है क्या होगा, एंगल जो थीटा होगा इस वाले पार्ट से। ये 90 डिग्री है बच्चों ना, ये वाला ये 90 डिग्री है, एल शेप की रॉड है बच्चों, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ये मेरा फेवरेट बहुत चहेता क्वेश्चन है। ठीक है, पसंदीदा क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून निखिल। बताइए भाई जल्दी से, कैसे इस वाले क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व? ये क्वेश्चन जो है ना आया है क्या पहले जेई मेन में? नॉट एग्जैक्टली दिस, ये वाला मतलब एग्जैक्टली ये तो नहीं आया, लेकिन इस टाइप का एक आया हुआ है। लिखो भाई, क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। ये रॉड इक्विलिब्रियम में लटकी हुई है बच्चों, और हमें ये वाला एंगल थीटा पता करना है। कोई बच्चा जो इसको सॉल्व कर पाया हो अभी तक? है कोई बच्चा भाई जिसने इसको सॉल्व कर लिया हो?
अगला टॉपिक बच्चों हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशन 14 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, फिर भी मतलब काफी अच्छी स्पीड पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, और अगस्त चालू हो चुका है। अगस्त को आज 8 तारीख हो गई, 8 7 15 तारीख को ये खत्म होगा रोटेशनल मोशन। SHM का निपटारा करेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिकल वेव, फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत लंबी कहानी चलनी है यहां से आगे। अच्छा, मेरा जो बच्चों 1 रुपीज वाला जो फ्री कोर्स है उसमें मैंने जेई एडवांस के PYQs विद सॉल्यूशन 4 टॉपिक के तो अपलोड कर दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट 12 इयर्स के, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लास्ट 12 इयर्स के, थर्मल का जो पार्ट 1 होता है ना, हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन, इसके लास्ट 12 इयर्स के, और रोटेशनल मोशन के लास्ट 5 इयर्स के जेई एडवांस के PYQs आपके ऑलरेडी जो है फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने अपनी प्रेपजीत ऐप पे चला रखी है उसमें एक फोल्डर बना के अपलोड कर दिया है। उसी में आपको जेई मेन के PYQs मिलेंगे बच्चों टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जेई मेन के जो टॉपिक वाइज PYQs है ना, ये सारे के सारे बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे? मेरी ऐप पे फ्री वाले टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में। ठीक है, ओके। 12th यार मैं चाहता हूं पहले 11th को एक अच्छे खासे पार्ट को कंप्लीट करके तब 12th स्टार्ट करें। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों के सेमीकंडक्टर, EM वेव जैसे टॉपिक आपको पैरेलली पढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस ना। आपके जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अगर हमें कंप्लीट करना है तो आपको सेमीकंडक्टर, EM वेव ये सब कुछ पैरेलली पढ़ाना पड़ेगा, तो उसको मैं पैरेलल पढ़ाऊंगा। चले भाई, करें फिर इसको डिस्कस करें। इसको करने के सर बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इनमें से एक तरीका जो मेरा फेवरेट है, और पता नहीं वो कैसे क्लिक किया था पर लेकिन एकदम अल्टीमेट मेथड है। वो मेथड पता है क्या कहता है? बहुत ही प्यारा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने आप लोगों को बच्चों ये बताया था कि कोई भी बॉडी अगर आपने इस तरीके से लटका रखी है, फ्रीली सस्पेंड कर रखी है, तो जिस पॉइंट पे उसको सस्पेंड कर रखा होता है ना, वो पॉइंट और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होते हैं। मतलब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों, वो इस पॉइंट के जस्ट नीचे आना चाहिए। क्यों? इस रॉड का मास अगर मैं बच्चों m इसका और 3m इसका अगर मैं 4m मान लेता हूं तो 4mg लग रहा होगा बच्चों, ऐसे 4mg ऐसे लगेगा ना। ठीक है, ये जो 4mg है ना बच्चों, जो इसके ऊपर लग रहा होगा 4mg, ये जो इसके ऊपर लग रहा है बच्चों 4mg, ये इस पॉइंट से पास होना चाहिए। यहां पे टेंशन लग रहा होगा, रस्सी टेंशन भी तो लगा रही होगी, और इस वाले पॉइंट के अबाउट बच्चों देखो टेंशन की वैल्यू 4mg के बराबर हो जाएगी, और इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोमास की जो लाइन ऑफ एक्शन है, mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है बच्चों, वो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रही है। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? बस यही इसका लॉजिक है, और मैंने बताया भी था। और इस क्वेश्चन को उसके बाद आज कराने के पीछे समझ रहे हो क्या इंटेंशन है? आप उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो। ठीक है, तो मेरी अब थोड़ा सा मैंने स्टाइल को चेंज किया है, पिछले कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक नया क्वेश्चन करा दो, जिससे पुराने वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। ये मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, अगर कोई बॉडी को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है तो उसका सेंटर ऑफ मास और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो एक ही वर्टिकल लाइन में होंगे, अगर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रखा है तो। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। ओके, अब अपनी तरफ से बच्चों एक काम करो, एक एक्सेस मानो इधर की तरफ, और एक एक्सेस मानो बच्चों इधर की तरफ। ठीक है ना, इस वाली एक्सेस को बोल दो बच्चों एक्स एक्सेस, और इस वाली एक्सेस को बोल दो बच्चों वाई एक्सेस। वो एक्स एक्सेस ये वाली हो गई, वाई एक्सेस ये वाली हो गई। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताते हैं बच्चों। ये जो रॉड है ना, इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इस वाली रॉड का। कौन सी वाली का?
ये जो रॉड है बच्चों, इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे बच्चों एम मास रख दो, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों L/2, 0। ये वाली जो रॉड है ना बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मान लो इस जगह पे, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ये किसका है, रॉड 2 का, रॉड 2, और ये बच्चों रॉड 1 है, ठीक है, रॉड 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड 1, ठीक है। यहां पे बच्चों कितना मास रखोगे, 3m, यहां पे 3m मास रखोगे। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, x डायरेक्शन में मैं L चल के आया, और इधर ये 3L है, तो ये 3L/2, तो L, 3L/2, L, 3L/2 कौन है, L, 3L/2, ठीक है, तो ये L, 3L/2 हो गया। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस रॉड को एक पॉइंट मास से यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। क्या मैं इस वाली रॉड को एक पॉइंट मास से यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा m इंटू L/2 प्लस का 3m इंटू L डिवाइडेड बाई m प्लस का 3m, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों ना, तो 7ml/2, तो ये 7L डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे बच्चों, m इंटू 0 प्लस का, इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 है ना, प्लस का 3m इंटू 3L डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई m प्लस का 3m, तो ये आ जाएगा बच्चों 9L डिवाइडेड बाई 8 के बराबर, ठीक है, 9L डिवाइडेड बाई 8 के बराबर आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए मुझे सेंटर ऑफ मास के, 7L डिवाइडेड बाई 8, 9L डिवाइडेड बाई 8, ये सेंटर ऑफ मास के बच्चों कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जो है ना बच्चों, बेसिकली आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालो ऐसे ना, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, और ये जो डिस्टेंस होगी वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, क्योंकि ओरिजिन आपने यहाँ पे मान रखा है, ओरिजिन आपने यहाँ पे मान रखा है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये बच्चों वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई सी एम होगा, और ये एक्स सी एम के बराबर होगा। और ये बच्चों सेंटर ऑफ मास को इससे ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो क्या टेन थीटा जो है, आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हो, टेन थीटा ये बच्चों वाई सी एम डिवाइडेड बाई एक्स सी एम के बराबर हो जाएगा। अब वाई सी एम कितना है बच्चों हमारे पास, वाई सी एम हो गया 9L डिवाइडेड बाई 8 के बराबर, एक्स सी एम कितना है बच्चों 7L डिवाइडेड बाई 8 के बराबर, तो टेन थीटा हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर, ठीक है भाई। ये वाला समझ में आया, पहला ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, कौन था, किसका, किस चीज का, अच्छा, अरे ठीक है भाई। सो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत प्यारा लॉजिक, जिस लॉजिक से मैंने इसको सॉल्व किया ना बच्चों, ये देखो ये कितना मस्त है इसका ना कॉन्सेप्ट जो है। कर लो भाई जल्दी से इसको सॉल्व, मतलब लिख लो जल्दी से। तो एक तो हो गया बच्चों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन, ठीक है, आज हमारे थोड़े एडवांस इलस्ट्रेशंस का है ना। अरे यार ये कहां से आ गई, ये तुम दरवाजे खोले हो ना शायद, इससे अंदर आ गई मधुमक्खी। अब इसको बाहर कौन लेके जाएगा, नहीं उधर ये वाली लाइट बंद करो, उधर वाली जलाओ, फिर उधर से ना, हाँ ये लाइट के चक्कर में यही रहेगी, नहीं तो ये लाइट बंद करो, नहीं नहीं कोई ना, पर उसको जलाओ, नहीं ये दिक्कत करती रहेगी पूरा टाइम, वो वाली लाइट जलाओ, और उसको बंद करो, इनको बंद करो, हाँ और उधर वाली करो बंद,
आगे आगे। अब इसको कोई मतलब, हाँ अरे हाथ को काट लेगी भाई। दरवाजा खोलो पहले। हाँ हाँ, दरवाजा खोल के। अगर तुम एक मधुमक्खी को नहीं निकाल सकते ना, दो लोग मिलके। मैं मार दी, मारनी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे 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 यार, दो लोग मिलके एक मधुमक्खी नहीं निकाल पा रहे हो तुम। बेटा ये इधर आनी नहीं चाहिए मेरी तरफ ना, बस। वो रही, घूम रही है अभी, उसको निकाल के आओ बाहर तक, नहीं तो मेरे ऊपर मंडराती रहेगी। बहुत बढ़िया। दूसरी वाली भी। ए वो लाइट बंद करो, वो ना रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो भाई, उधर साइड वाली से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबसे उधर वाली से, सबसे पहली वाली, ऊपर वाली, सबसे इधर वाली, सब ऊपर वाली। हाँ बस। चलो भाई, सो ये हो गया मधुमक्खी का खात्मा, ठीक है। मतलब निकाल के आए हैं इसको ना स्टूडियो से बाहर, दो दो धुरंधर। चलो भाई। अरे मैंने मारने के लिए नहीं बोला उसको, मारा भी नहीं है उसको हमने। चलिए, सो अब आते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी मेरा पसंदीदा टाइप का क्वेश्चन है। एक एक बच्चों हॉरिजॉन्टल टेबल है, और इसके ऊपर एक रॉड जो है आपने हिंज कर दी है, ठीक है। इस वाले एंड पे बच्चों आपने एक रॉड को हिंज कर दिया है, ये हिंज कर दिया। और ये बच्चों हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल, और वो भी स्मूथ, ठीक है, स्मूथ टेबल है। ठीक है बच्चे, ओके। अब तुमने बच्चों क्या किया कि तुमने यहां पे फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मान लो एफ नॉट के बराबर तुमने एक फोर्स लगाया। आपको बच्चों ये बताना है कि ये डिस्टेंस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हिंज का कोई फोर्स ही ना लगे, ठीक है। तो फाइंड एक्स फॉर विच, फाइंड एक्स फॉर विच हिंज फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये अरेंजमेंट है, और आपको ये बताना है कि हिंज फोर्स 0 आए तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। हिंज फोर्स बच्चों क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हिंज कोई फोर्स ही नहीं लगाना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। एक ऐसा डिस्टेंस होता है बच्चों जिस पे अगर आप रॉड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे ना, तो हिंज का फोर्स ही नहीं लगता। और ये बहुत काम की चीज है बच्चों ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत 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 ही ज्यादा काम की चीज है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी हिंज बतानी है एफ नॉट की, जहां पे लगाने पे, जहां पे फोर्स लगाने पे हिंज जो है फोर्स ही नहीं लगाता, ठीक है। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हिंज जो है फोर्स ही नहीं लगाएगा, वो वैल्यू बच्चों आप लोगों को बतानी है। आप लोगों में से जो ड्रॉपर है उनको पता होगा कि जब हम कोलिजन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें भी फोर्स ही लगता है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग जो जा रहे हैं, बताओ भाई जल्दी से।
ये आपके ना कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ना, जो आपने पढ़ तो लिया है, अब तो बस प्रैक्टिस से ही आएगा आपको ये रोटेशनल मोशन अच्छे से समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हें कराए हैं यार। अच्छा ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, ग्रेविटी वाला कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई नीचे की तरफ mg लगा दे, वो सब कुछ नहीं है बच्चे यहाँ पे। और मैंने तुम्हें होमवर्क भी दे रखा है इस वाले पार्ट का। आज के जो जितने भी क्वेश्चन कराने वालों ना, आज के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये तो खैर अभी शुरुआत है, मैं तुम्हें मतलब धीमे धीमे उस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। आज हम कोलिजन वाले केसेस करेंगे आज की क्लास में, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है बच्चों को इसमें, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। कल मैं बात करें फिर इसके बारे में। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां पे हिंज जो भी फोर्स लगा रहा होगा, मान लो एक इधर लगा रहा होगा और एक इधर लगा रहा होगा, यही तो करते थे बच्चों हम लोग, जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिंज का फोर्स मान लेते हैं, एफ एक्स इधर मान लिया और एफ वाई इधर मान लिया। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहीं ना कहीं होगा, मान लो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अभी बच्चों जो इसमें फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट तो हिंज कर रखा है, तो तुम देखो एफ नॉट का टॉर्क आएगा बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा आएगा, है ना। ओमेगा की वैल्यू तो बच्चों 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं सेंटर ऑफ मास का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अल्फा आएगा, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूर आएगा सेंटर ऑफ मास का, और वो होगा अल्फा इंटू एल बाई 2 के बराबर। ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट टॉर्क क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हिंज के अबाउट टॉर्क लिखने से हिंज के फोर्सेस का जो मुझे पता ही नहीं है, उनका टॉर्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉर्क अबाउट हिंज जो है आई अल्फा के बराबर आ जाएगा। हिंज के अबाउट टॉर्क आएगा किसका, एफ नॉट का इंटू एक्स एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी 3 एफ नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम इंटू एल स्क्वायर के बराबर। ये बच्चों मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना बच्चों, वो मेरे पास आ गया। तो जो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना सेंटर ऑफ मास का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो अल्फा इंटू एल बाई 2 के बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 डिस्टेंस में होगा। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 एफ नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल के बराबर। ये आ गया बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब एफ नॉट माइनस का एफ एक्स, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, दो शुड बी इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया बच्चों, एक्स डायरेक्शन में ही आया ये वाला। तो बच्चों यहां से मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट माइनस का 3 एफ नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल के बराबर। तो ये आ जाएगा बच्चों एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल, ठीक है। एफ नॉट डिवाइड बाई, एक मिनट ना, ये m जो है एफ नॉट एक्स, एक कहीं पे कुछ गलती कर दी क्या मैंने, एफ नॉट इंटू एक्स इजिकल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आई। अच्छा एक m यहाँ पे भी आएगा ना, ये m नहीं होगा बच्चों यहाँ पे ना, ये m नहीं होगा, एफ नॉट डिवाइड बाई 2l, और ये बच्चों बन जाएगा 2l माइनस का 3x के बराबर। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास fx। अच्छा क्या सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। क्या कोई और फोर्स है इस डायरेक्शन में, नहीं। तो fy की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ये आ गया बच्चों हिंज का फोर्स। तो फोर्स बाई हिंज जो आया ना बच्चों, दैट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2l, एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2l, 2l माइनस का 3x, 2l माइनस का 3x, ये आ गया। अगर आप चाहते हो कि हिंज का फोर्स 0 हो, अगर आप चाहते हैं कि हिंज 0 फोर्स लगाए, तो x की वैल्यू बच्चों 2l डिवाइड बाई 3 के बराबर आएगी। सो 2l डिवाइड बाई 3 पे
अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बच्चों हिंज का फोर्स उस टाइम पे तो नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ी देर बाद बच्चों ये रॉड घूमने लग जाएगी, ओमेगा आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने लगेगा, तब आ जाएगा। लेकिन जस्ट लगाने के बाद तो हिंज का फोर्स क्या होगा बच्चों? जीरो आएगा। ठीक है, हिंज का फोर्स जीरो आएगा। ये 12/3 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 12/3 से अगर इधर मैंने फोर्स लगाया 12/3 से ऊपर की तरफ, तो तुम देख रहे हो टॉर्क अब छोटा आएगा। 12/3 से अगर ऊपर लगाओगे ना फोर्स, मान लो 12/3 ये डिस्टेंस है जहां पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, अगर तुमने 12/3 से ऊपर लगाया तो अल्फा छोटा आएगा। अब अल्फा छोटा आएगा मतलब ये चीज छोटी आएगी, मतलब ये वाली चीज छोटी आएगी, तो एफ एक्स बच्चों क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर तुमने डायरेक्शन मानी है ना उधर की तरफ हिंज जो है फोर्स लगाएगा। अगर इसको तुमने 12/3 से दूर लगाया, मतलब मान लो इस एंड पे लगाया तुमने कोई फोर्स ना एंड पे, तो एंड पे अगर लगाओगे ना बच्चों, तो अब ये डिस्टेंस एफ नॉट की जो डिस्टेंस है ना बढ़ गई, मतलब टॉर्क ज्यादा आएगा। टॉर्क ज्यादा आएगा मतलब अल्फा ज्यादा आएगा। अल्फा अगर ज्यादा आएगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मतलब ये वाला टर्म ज्यादा आएगा। तो एफ एक्स बच्चों क्या हो जाएगा? एक टाइम पे तो 12/3 पे तो जीरो हो रहे थे, अब ये बढ़ गया उससे, तो बच्चों एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 12/3 से नीचे अगर तुमने फोर्स लगाया ना तो एफ एक्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में। 12/3 से ऊपर लगाया तो एफ एक्स उल्टा लगेगा, और 12/3 पे लगाओगे ना बच्चों एफ एक्स लगेगा ही नहीं। मतलब ना हिंज का जो फोर्स है ना वो साइन चेंज करेगा, वो आगे की तरफ भी आ सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कि जहां पे आपने हिंज का जो ये जो फोर्स है ना कहां लगा रखा है, इस बात पे ये चीज जो बच्चों क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ये वाली बात बच्चों आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? डन, ओके। चलो भाई, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। दैट कॉन्सेप्ट इज एंगुलर इंपल्स। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा इसको ना, और ये बहुत परेशान भी किया होगा। एंगुलर इंपल्स मतलब ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम बच्चों से हैंडल नहीं हो रहा होता और ये एंगुलर इंपल्स आ गया। अब तो एंगुलर इंपल्स, इंपल्स बाई दी इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, एंगुलर इंपल्स। बच्चों मैं पहले सिचुएशन बताता हूं कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहाँ पे कोई रॉड है। ठीक है, ये कोई मैं पहले बताता हूँ जरूरत कहां पड़ेगी। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है भाई, आपने मान लो इस रॉड को यहां पे हिंज कर दिया। अब एक पार्टिकल जो है बच्चों इससे आके टकराया। मान लीजिए m मास का पार्टिकल है और v नॉट वेलोसिटी से आके बच्चों इस रॉड से टकराया। तो टक्कर के दौरान ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर इंपल्स इंपार्ट करेगा। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? एक फोर्स लगाएगा जो बहुत कम टाइम के लिए लगेगा और रॉड पर परपेंडिकुलर लगेगा। समझ में आया? नहीं, मैंने कब बोला एफ नॉट जो है उसके बराबर होगा? एफ नॉट और एफ एक्स बराबर थोड़ी होंगे, वो तो इस पे वैल्यू आएगी ना, यहां से एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी ना, एक्स पे डिपेंड करेगी वो। एफ एक्स और एफ नॉट बराबर होंगे ये तो मैंने कहीं नहीं बोला। इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना आपको इसको। ठीक है, तो ये जो होता है ना बच्चों, ये जब पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये क्या इंपार्ट करेगा बच्चों? इसके ऊपर, रॉड के ऊपर, रॉड के ऊपर इंपल्स लगाएगा। ठीक है, रॉड के ऊपर क्या लगाएगा बच्चों? इंपल्स। इंपल्स होता क्या है? इंपल्स बच्चों, इंपल्स बच्चों बेसिकली क्या होता है? इंपल्स भी एक फोर्स होता है जो बहुत कम टाइम के लिए लगता है। ठीक है, और ये लगेगा बच्चों ऐसे इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, ऐसे करके बच्चों इंपल्सिव फोर्स रॉड के ऊपर लगा देगा, और इंपल्स इस पे भी लगेगा। ठीक है, इंपल्स मास पे भी लगेगा और रॉड पे भी लगेगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब एक बात बताओ बच्चों कि जब ये टक्कर होगी तो
टक्कर वाला जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो वो जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, और एक फोर्स तुमने लगाया बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का इधर की तरफ, तो ये रॉड क्या करेगी बच्चे, रॉड घूमना चालू कर देगी। इसके पास इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जीरो था, एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन अब ये घूमना चालू कर देगी। क्या क्या जब टक्कर हो रही होगी क्या उस टाइम में ये बहुत बड़ा एंगल घूम जाएगी? नहीं, टक्कर का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो बच्चों टक्कर के दौरान आप इस रॉड को ऐसे ही कंसीडर कर सकते हो। हाँ, जब ये हट जाएगा अब ये चलना चालू कर देगी, ठीक है ना, दोनों अलग हट जाएंगे, ये चलना चालू कर देगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? लेकिन जब तक ये फोर्स लग रहा है तब तक आप रॉड को यहीं पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंगुलर इंपल्स जब लग रहा है तो रॉड को आप ऑलमोस्ट इसी जगह पे कंसीडर कर सकते हो। फिर हाँ, थोड़ी देर बाद वो चलेगी, ओमेगा आ जाएगा उसके पास, घूमेगी उसकी वजह से, ठीक है, वो बाद में होंगी। लेकिन जो इंपल्सिव फोर्स होता है बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है। तो बच्चों क्या होता है कि आप रॉड की मतलब एंगल ज्यादा कंसीडर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहां पे समझना, आपको ये पता है बच्चों कि हिंज के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी हिंज, एल वेक्टर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? एल वेक्टर हिंज मतलब एंगुलर मोमेंटम को। ये होता है बच्चों आई अबाउट हिंज इनटू ओमेगा वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉर्क अबाउट हिंज जो आता है ना बच्चों, हिंज के अबाउट जो टॉर्क होता है वो डी एल वेक्टर अबाउट हिंज डिवाइडेड बाई dt के बराबर भी होता है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना। सो बच्चों अगर कोई इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, अच्छा टॉर्क कैसे लिखते हैं बच्चों? एफ एफ वेक्टर इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क कैसे लिखते हैं अपन जो है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर के बराबर बच्चों टॉर्क यही आएगा ना, जैसे उस वाले केस में अगर आप लिखो तो। और ये बच्चों डीएल डिवाइड बाई dt के बराबर हो जाएगा। डीएल जो आएगा ना बच्चों ये आ जाएगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू dt के बराबर। इसको बच्चों हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ओके, इसको इंटीग्रेट करके बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन आएगा डेल्टा एल अबाउट हिंज, ठीक है। और ये आ जाएगा बच्चों, अगर आर परपेंडिकुलर कांस्टेंट है तो एफ dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये चीज होती है बच्चों इंपल्स। अगर आपको याद हो फोर्स और उसका इंटीग्रेशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था टाइम का, तो ये होती है एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स जो होती है ना बच्चों, एंगुलर इंपल्स जो होती है वो आर परपेंडिकुलर इंटू इंपल्स के बराबर होती है। इसमें यह ध्यान रखना कि ये एक पर्टिकुलर केस के लिए कराया गया है जिसमें फोर्स जो है ना बच्चों वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसा केस है। सो ये जो मैंने तुम्हें कराया ना बच्चों, ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मान लो ये हिंज है, ये वो लाइन हो गई, और एफ जो है ना बच्चों इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वो केस है, इसमें ये आर परपेंडिकुलर का काम करेगी। अच्छा, अगर ये फोर्स इंपल्सिव नहीं हुआ, मान लो तुमने एक कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगा लिया, मान लो तुमने कहा कि कांस्टेंट फोर्स है सर, तो क्या होगा बच्चों, रॉड रोटेट कर जाएगी। रॉड रोटेट कर जाएगी ना बच्चों, मतलब ये बॉडी अगर रोटेट कर गई और तुम इसी जगह पे फोर्स को लगाए हुए हो, तो तुम समझ रहे हो बच्चों, फिर वो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। ये मेक श्योर करना कि आर जो है पूरा टाइम परपेंडिकुलर है एफ के, जितना टाइम तक एफ लग रहा है तभी आप इसको लिख पाओगे। तो एफ की जगह पे अगर इसका इंपल्स दे रखा है ना, तो इंपल्स को जब तुम आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इंपल्स को जब तुम आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास एंगुलर इंपल्स आ जाएगा। इस चीज को बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बच्चों कुछ वैसा ही है ना जैसे फोर्स लगा के आप लीनियर मोमेंटम चेंज करते थे, यहां पे टॉर्क लगा के आप क्या चेंज कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, ये जो टॉर्क है ना ये एक फोर्स का है, इंपल्सिव फोर्स के इंपल्स को हम जो है रिलेट कर रहे हैं किससे, एंगुलर इंपल्स से। एंगुलर इंपल्स क्या होती है, जैसे जैसे इंपल्स क्या करती थी, लीनियर मोमेंटम को चेंज करती थी। एंगुलर इंपल्स क्या करती है, एंगुलर इंपल्स बच्चों एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगी। पहले तुम यहां तक नोट कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन करवाता हूं, आपको पूरा का पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी एक क्वेश्चन से, ठीक है।
लिख लो बच्चों। शीट में आपके में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे, इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी पढ़ाई जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना, उसमें उसके दो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेरे लेक्चर्स बच्चा बहुत अच्छे से समझ ले, देख ले कम से कम ना एक बार, उसको पता हो कि सर ने इस चीज के बारे में बात की है, और मेरी शीट सॉल्व कर ले, और शीट का डिस्कशन कर लिया ना जिस बच्चे ने, सिलेक्शन पक्का है। फिर उसका भी सिलेक्शन वहीं से हो जाएगा। देखो पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन एक ही जगह से होता है, तो पढ़ाई तो दूसरी जगह की ना बच्चे ने। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो एंगुलर इंपल्स होगा, नॉट एग्जैक्टली। एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए एक एंगुलर फोर्स लगता है जिसका इंपल्स आता है, और वो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है, ठीक है ना। ओके, अब अगर आपने एंगुलर इंपल्स का जो इंपल्सिव फोर्स है ना, उसका टॉर्क अगर आएगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ये ध्यान रखना। इस वाले ये फोर्स है, देखो इंपल्स भी कोई फोर्स ही लगाता है, ये फोर्स है, इसका टॉर्क आ रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, और ये फोर्स इंपल्सिव है मतलब इसकी वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा हो रही है बहुत कम टाइम में, तो टॉर्क के साथ भी सेम चीज हुई है, इसलिए कुछ ही मिनट में, मतलब कुछ ही फ्यू, मतलब इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल बच्चे इसका क्या हो गया है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया है। तो ये पहले बॉडी रुकी हुई थी, अब ये घूमना चालू कर देगी, जैसे इंपल्स लगाया घूमने लगी, ठीक है, उस तरीके का। चलो भाई एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं इस पे ना आप लोगों को, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेश किया जाता है, बेस कीमती क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज अ बेस कीमती क्वेश्चन। ये बच्चे यहां पे हिंज कर रखा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल हो गई बच्चों। आपने क्या किया कि आपने एक इंपल्स लगाया इस वाले एंड पे, ठीक है, एक इंपल्स विच इज आई, ये एक इंपल्स है, आपने यहां पे लगा दिया बच्चों, ठीक है, आई नॉट बोल देते हैं, ठीक है, आई नॉट आपने इंपल्स लगाया, इस रॉड का जो मास है ना, मास एम है, और लेंथ बच्चों इस रॉड की एल है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म रॉड है। अब मैं, तुम्हें पता है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखते ही तुम्हें आंसर आ जाए, है ना, तो वो वाली बात सही है और होनी भी चाहिए ऐसी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, फाइंड दी impulse by hinge force when external impulse I naught is applied, ठीक है बच्चा। तो जो एक्सटर्नल इंपल्स लगाई है ना आई नॉट, अच्छा, कभी भी अगर मैं इंपल्स एंगल पे लगाऊंगा ना बच्चों, तो मैं उसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक तो हिंज से ही पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, मेरा इंटरेस्ट का बच्चों वो परपेंडिकुलर वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है ना बच्चों, वो परपेंडिकुलर वाले इंपल्स के लिए पढ़ाया है, ये ध्यान रखना। मान लो इंपल्स ऐसे तिरछी लगाई, कोई चीज ऐसे तिरछी आके टकराई है, कोई चीज ऐसे लगी, तो बच्चों इंपल्स के तो भी, इंपल्स भी तो वेक्टर होता है, उसके कंपोनेंट कर लेना। तो ये इंपल्स तो बच्चों इससे पास हो जाएगा, तो मतलब ये वाला फोर्स तो इससे पास हो जाएगा, उसका टॉर्क ही नहीं आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही मेरे इंटरेस्ट का है। इसलिए मैंने पीछे जो फॉर्मूला करवाया ना बच्चों से ध्यान रखना, वो परपेंडिकुलर टाइप की सिचुएशन के लिए है, ये सिचुएशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, इस टाइप की सिचुएशन के लिए। चलो इस वाले को बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस वाले को सॉल्व।
एक क्वेश्चन वो वाला करवाना है, एक वो करवाना है, एक क्वेश्चन वाला करवाना है, 3 क्वेश्चन करवाने मेरे को आज आपको ना भी, इसके अलावा 3, फिर मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हें रोटेशन पूरा पढ़ा दिया और कल मैं डिस्कशन करवा सकता हूँ फिर। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें पिछली क्लास में, जो एक्सरसाइज 2 का, उस होमवर्क को कंप्लीट करना भाई आज, मतलब कल कंप्लीट कर लिया होगा, आज और बढ़ा के देना है तुम्हें होमवर्क ना। कल का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को एक दिन और चाहिए होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं कल कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और मैं फिर होमवर्क डिस्कशन आगे नहीं ले जा सकते अभी ना, कल ही करेंगे डिस्कशन। तो करें भाई, डिस्कस करें इसको। ओके बच्चों, मुझे पहले ये बताओ कि इस ऐसी बॉडीज में तुमने हमेशा मेरे को क्वेश्चन को किसके रेस्पेक्ट में करते हुए देखा है? हिंज के रेस्पेक्ट में करने से पता है क्या फायदा होता है? टॉर्क वगैरह की बात हिंज के रेस्पेक्ट में करने से बच्चों क्या होता है, हिंज से जो भी फोर्सेस लगते हैं ना बच्चों, उनका टॉर्क वगैरह 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगुलर इंपल्स जो इस पे लगेगी, एंगुलर इंपल्स, अच्छा एंगुलर इंपल्स भी बच्चों किसी ना किसी के अबाउट बात करनी होती है, तो अबाउट हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना लगेगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर जो एंगुलर इंपल्स होगा ना, जो एंगुलर मोमेंटम के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हिंज में लग रहे फोर्सेस, उनका तो टॉर्क आएगा नहीं हिंज के अबाउट, सिर्फ इसका आएगा, तो वो आई नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल के बराबर है, ये होगा बच्चों। अच्छा एक काम करना, इसको स्मॉल एल लिख लेना, नहीं तो तुम दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चों इतना एंगुलर इंपल्स इसके ऊपर लगा, जो कि इसका क्या कर देगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर देगा। किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। अच्छा, हिंज के अबाउट जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट माइनस का हिंज के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये बच्चों आई नॉट इंटू एल के बराबर होना चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट कितना था? 0। क्या ये रॉड घूम रही थी बच्चों? कोई ओमेगा था क्या इसके अबाउट? नहीं। लेकिन जब ये इंपल्स लगी, नाउ इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, क्योंकि यहां पर तुमने एक तरीके से ऐसे मानो तुमने इस रॉड को ऐसे हिट कर दिया, यहां पे ना हिट करोगे तो बच्चों घूमने लग जाएगी। तो अभी आ जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एल। तो अगर यहां से आप देखो ना बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3I0 डिवाइडेड बाई m इंटू एल के बराबर। ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास क्या? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों एंगुलर वेलोसिटी आ गया। क्लियर है बच्चों? ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना? तो ये रॉड का जो ओमेगा होगा ना बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रॉड का ओमेगा आया, तो यहां पे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा रॉड का, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी टक्कर के बाद? ओमेगा इंटू एल बाई 2 के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिस इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, तो 3I0 डिवाइडेड बाई 2 m के बराबर। देखो बच्चों, ये आ गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर इंपल्स लगे हैं, तो इंपल्स जो होता है ना बच्चों बॉडी के ऊपर, एंगुलर इंपल्स नहीं, इंपल्स जो सेंटर ऑफ मास में पड़ा था, क्या वो बॉडी के लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ सर। बॉडी का जो मोमेंटम जो चेंज होता है ना, लीनियर मोमेंटम, वो होता है mvcm फाइनल माइनस का mvcm इनिशियल। यही होता है ना बच्चों लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से लिख सकते हैं। इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, फाइनल आ गई है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है ना बच्चों डेल्टा पी, वो बेसिकली यहां पे बच्चों 3I0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अब आप बोलोगे कि इंपल्स जो लगी है ना बच्चों इस रॉड के ऊपर, इंपल्स वो डेल्टा पी के बराबर है, मतलब 3I0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। आप कहोगे सर बाहर से तो आपने एक ही इंपल्स लगाई है, तो बाहर से आपने एक लगाई है, एक इंपल्स हिंज ने लगाई होगी, तो I0 प्लस का I बाई दी हिंज इज इक्वल टू 3I0 डिवाइडेड बाई 2। तो हिंज का जो इंपल्स आएगा ना बच्चों इसमें, दैट इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई 2। और ध्यान रखना, हिंज का इंपल्स जो होगा ना बच्चों, दैट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इंपल्स। ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था,
कि 12/3 से नीचे अगर कभी भी कोई फोर्स लगाओगे ना तो हिंज का फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जब यहाँ पे जब यहाँ पे जो इंपल्स लगा रहे हो ना बच्चों, तो हिंज भी इंपल्स इधर की तरफ लगा रहा है। हिंज का इंपल्स प्लस दिस इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से डिसाइड होता है। लो जी, पूरा रोटेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया तुम्हारा। रोटेशन और सेंटर ऑफ मास सब कुछ आ गया बच्चों इसमें। इससे बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों ना ये वाला। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों सारे इंपल्स लगा के किसको चेंज करते हैं? लीनियर मोमेंटम को। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कैसे डिसाइड होता है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर कोई चेंज हुआ है तो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है। यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ था? यस। हमने वो चेंज पता करके हमने कहा कि इस पर टोटल इंपल्स 3I0/2 के बराबर लगा होगा। I0 तो हमने लगाया था, तो बाद बाकी I0/2 कहां से आया? वो हिंज ने लगाया होगा। हिंज ने बच्चों, क्योंकि देखो इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो हिंज का इंपल्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर ये 3I0/2 जो है ना, ये 3I0/2 ना के I0 से छोटा आ रहा होता तो मैं लिखता I0 इधर, इसने फिर उल्टा लगाया होता, दिस माइनस दैट इज इक्वल टू इसके बराबर करता फिर मैं। ठीक है भाई, ओके। चलो अब आ जाते हैं बच्चों कोलिजन वाले केसेस पे ना। कोलिजन तो मैंने ऑलरेडी ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है उसका। अब तो कहता ना हथौड़ा मारने की देर है। तो कोलिजन में वही इंपल्सिव फोर्सेस वगैरह ही लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई, बड़ी मुश्किल से हम इस वाले पार्ट पे आए हैं। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना बच्चों, बेसिकली वो जो है वो इसी के लिए पढ़ रहे थे जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं। सो बच्चों यहां पे एक पार्टिकल है, मान लो एंड पे टक्कर करवाते हैं पार्टिकल की ना, और ये बच्चों V0 की स्पीड से आ रहा है और इसके एंड से टकरा रहा है। इसका मास m है, इस रॉड का मास बच्चों 3m है, लेंथ l है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों 1/2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 के बराबर दे रखा है। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। आपको बच्चों बताना है फाइंड नंबर 1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। नंबर 2 velocity of particle after collision। और नंबर 3 है बच्चों impulse by the hinge। ठीक है, impulse by hinge during collision। लो भाई, ये टक्कर वाले क्वेश्चंस फाइनली हम पहुंच गए इन पे ना। तो ये कई बार ना बहुत जल्दबाजी में पढ़ाने पड़ जाते हैं मेरे को ना। इस बार तो बहुत सिस्टमेटिक चलाया है मैंने, लालच किया ही नहीं, मतलब ना किसी भी टॉपिक पे अटकने का।
ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, जो सेंटर ऑफ मास में हमने कोलिजन में नहीं पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। यहां पे ये बताओ, क्या मैं, ये कोलिजन का केस है। कोलिजन में बच्चों हम क्या क्या करते थे, याद है आपको? कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, अगर तुम्हें याद हो। लेकिन वो बॉडीज बच्चों फ्री बॉडीज होती थी, हम उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे। ठीक है, क्या मैं यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी सिस्टम 0 होना चाहिए। पहले तो सिस्टम बताओ बच्चों ना। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों हमारा यहां पे कि मैंने, मतलब ध्यान से सुनना है कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ना। पहले तो मैं सिस्टम मानूंगा यहां पे, और मैंने रॉड प्लस का जो पार्टिकल है ना बच्चों, इन दोनों को अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया। रॉड प्लस पार्टिकल इज माय सिस्टम। ठीक है, ये रॉड और पार्टिकल बच्चों दोनों मिला के क्या हो गए, मेरा सिस्टम हो गए। ठीक है, ये दोनों है सिस्टम। ओके, रॉड और पार्टिकल दोनों सिस्टम हो गए। अब ये बताओ बच्चों कि रॉड और पार्टिकल के बीच में जो यहाँ पे इंपल्स लगेगा, रॉड और पार्टिकल के बीच में, क्या वो एक्सटर्नल इंपल्स है? नो, दैट इज नॉट द एक्सटर्नल इंपल्स, है ना। वो एक्सटर्नल इंपल्स तो नहीं है, तो वो तो इंटरनल हो गया। क्या यहां पे सिस्टम के ऊपर टक्कर के दौरान कोई एक्सटर्नल इंपल्स लग सकता है? आप बोलोगे सर यस। हिंज जो है ना, इस वाले पॉइंट को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, अगर ये चल रहा है तो, चलने की कोशिश कर रहा है तो हिंज का जो इंपल्स है ना बच्चों, दैट विल बी आवर एक्सटर्नल इंपल्स। तो क्या यहां पे मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे हिंज जो इंपल्स लगाएगा। लेकिन क्या मैं कभी नहीं कर सकता? तो बच्चों वो तो याद है, अभी तो मैं 12/3 डिस्टेंस पे, अगर ये पार्टिकल जो है 12/3 डिस्टेंस पे आके टकराएगा, 12/3 डिस्टेंस पे टकराएगा, मतलब इंपल्स लगाएगा, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 12/3 डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाने पे हिंज का फोर्स 0 आता था। 12/3 डिस्टेंस पे अगर पार्टिकल आके टकराएगा ना बच्चों, तो हिंज का फोर्स टक्कर के दौरान 0 रहेगा। माना कि थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन उस दौरान 0 रहेगा, मतलब हिंज इंपल्स नहीं लगाएगा। तो इसमें कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि सर हिंज हो रखी है बॉडी, तो यहाँ पे इंपल्स लगेगा हिंज का हमेशा, और ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता। ये गलत स्टेटमेंट है। लीनियर मोमेंटम अगर 12/3 डिस्टेंस पे आके पार्टिकल टकरा रहा है तो हिंज का इंपल्स उस केस में 0 आएगा बच्चों। चाहे तो तुम करके देख लेना इस क्वेश्चन को। 12/3 डिस्टेंस पे हिंज का इंपल्स, इसीलिए मैंने पहले वो क्वेश्चन करवाया फिर इसको करवा रहा हूं मैं। तो 12/3 डिस्टेंस पे अगर हिंज पार्टिकल आके टकराएगा तो हिंज का इंपल्स बच्चों क्या आएगा? 12/3 डिस्टेंस पे अगर पार्टिकल आके टकराएगा बच्चों, तो हिंज का इंपल्स क्या आएगा? 0। ठीक है ना। और 12/3 से नीचे टकराएगा, 12/3 से नीचे, तो हिंज किधर लगाएगा इंपल्स? आगे। 12/3 से ऊपर टकराएगा तो हिंज किधर लगाएगा? पीछे। तो ये तो बच्चों एंड पे टकरा रहा है, मतलब इसमें हिंज का इंपल्स नॉन जीरो होगा, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तो इंपल्स बाई हिंज जो है ना बच्चों, इस केस में बाई हिंज जो है बच्चों, दैट इज नॉन जीरो। तो बच्चों मेरे को एक बात पता है कि लीनियर मोमेंटम इस वाले केस में कंजर्व नहीं किया जा सकता। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता बच्चों में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई कि इस वाले केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, बिकॉज ये एंड पे टकरा रहा है। अगर ये 12/3 पे आके टकरा रहा होता तो मैं लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकता था। बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन कर सकता था, लेकिन इस वाले केस में नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, एक हथियार जो हमारे पास था बच्चों वो खत्म हो गया हमारे हाथ से। ठीक है ना, हम ज्यादातर कोलिजन वाले क्वेश्चंस को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करके कर देते हैं। दूसरा क्या हथियार है बच्चों हमारे पास? एक तो खत्म हो गया, दूसरा क्या हथियार है? इक्वेशन ऑफ ई। याद है? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है? अगर दोनों बॉडी स्मूथ है तो जो कॉमन नॉर्मल होता है ना, वही इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है। तो रॉड का कॉमन नॉर्मल किधर आएगा? इधर।
तो ये जो लाइन है ना बच्चों, इस वाली लाइन में आप इक्वेशन ऑफ ई लिख सकते हो, ठीक है। इस वाली लाइन के अलोंग आप जो है क्या लिख सकते हो, ई की इक्वेशन आप जो है लिख सकते हो। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन, अच्छा टक्कर किसकी हो रही है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की। ये वी नॉट स्पीड से आ रहा था, टक्कर के बाद मान लो ये ऐसे जाने लग गया V1 से, ठीक है। और रॉड बच्चों टक्कर के बाद घूमने लग गई ओमेगा से, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एल के बराबर। तो बताओ बच्चों, जिन दो पॉइंट के बीच में टक्कर हुई है उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर। तो ई की वैल्यू क्या है 1/2। सेपरेशन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल प्लस का V1। और अप्रोच वेलोसिटी क्या थी, ओनली ये आ रहा था उसकी तरफ ना, V नॉट। एक रिलेशन बच्चों मेरे पास आ जाएगा, मेरे को V1 पूछा है, इन्होंने ओमेगा पूछा है, लेकिन मेरे पास तो एक ही रिलेशन आया, लीनियर मोमेंटम में कंजर्व कर नहीं सकता, तो एक और रिलेशन कहां से आएगा भाई, तो एक और रिलेशन आएगा बच्चों कि अगर मैं बोलूं टॉर्क अबाउट हिंज, अगर मैं देखूं एक्सटर्नल फोर्स का, क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, आप बोलोगे सर हिंज फोर्स एक्सटर्नल है, किसका एक्सटर्नल, रॉड और पार्टिकल को मैंने अपना सिस्टम मान लिया है, रॉड एंड पार्टिकल आर माय सिस्टम, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तो इंटरनल हो गया, तो हिंज का फोर्स ही एक्सटर्नल था, और टॉर्क भी मैं हिंज के अबाउट लिख रहा हूं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्या आएगा, 0। जब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क 0 होता है ना किसी भी सिस्टम पे, तो एंगुलर मोमेंटम अब जिस भी एक्सिस के अबाउट है, एंगुलर मोमेंटम बच्चों उस एक्सिस के अबाउट उसका सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल था ना, सिमिलर टाइप का बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इफ टॉर्क अबाउट द हिंज इज इक्वल टू 0। टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, टॉर्क अबाउट हिंज 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट 0 करेंगे हम, मतलब कंजर्व करेंगे हिंज के अबाउट, ठीक है भाई, हिंज के अबाउट इसका, सॉरी 0 नहीं, कांस्टेंट, ठीक है, ये कंजर्व रहेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज कंजर्व रहेगा इस वाले केस में, यही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कहां पे कंफ्यूज हो गए, टॉर्क 0 क्यों हुआ, बिकॉज पहले ये समझो, सिस्टम समझो, दिस इज माय सिस्टम, इसके अंदर वाली चीजें मेरा सिस्टम है, हिंज को छोड़ के। क्या तुम्हें लग रहा है इसके बाहर से कोई फोर्स लग रहा है इस सिस्टम के ऊपर, बाहर से, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है दैट इज इंटरनल, टक्कर जो हो रही है दैट इज इंटरनल सिस्टम। ये रहा, ये देखो, रॉड प्लस पार्टिकल इज माय सिस्टम। क्या इस बाउंड्री के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है अदर देन हिंज, हिंज जो एक एक्सटर्नल चीज है, सिर्फ वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन तुम टॉर्क भी हिंज के अबाउट ही लिख रहे हो, तो हिंज के फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क लिख रहे हो, तो क्या बच्चों उनका टॉर्क आएगा, नहीं। तो जब उनका टॉर्क ही नहीं आएगा तो नेट टॉर्क 0 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है कितना, हाँ भाई, हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है कितना, रॉड के पास तो कोई था नहीं स्टार्टिंग में, इस पार्टिकल के पास था, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम याद करो, लिखना सिखाया था टॉर्क वाली क्लास में, m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m वी नॉट इंटू एल के बराबर आ जाएगा। ये l बच्चों ये वाला कंसिडर लिखो, ठीक है, l, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, m वी नॉट इंटू एल के बराबर आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम जब लिखते हैं ना तो आर वेक्टर लिखना पड़ता है, आर वी इधर की तरफ, तो आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा ना इसका ये एंगुलर मोमेंटम, ओके, ये आउटसाइड आ रहा है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों अबाउट द हिंज, फाइनल, आप कहोगे सर फाइनली तो रॉड घूमने लग गई है ओमेगा से, तो आई इंटू ओमेगा बाहर की तरफ, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा, प्लस पार्टिकल के पास भी तो पार्टिकल इधर जा रहा है, अब आर वेक्टर इधर वी इधर, आर क्रॉस भी अंदर आएगा, तो प्लस नहीं आएगा बच्चों, माइनस का एम वी वन इंटू एल, ये हो गया बच्चों। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल वाले के बराबर होना चाहिए, तो एम वी नॉट इंटू एल
ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ओमेगा माइनस का m v1 इंटू एल। हमारे पास बच्चों एक रिलेशन ये आ गया, ये m और l काट देते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 3 माइनस का v1 इज इक्वल टू v नॉट, ओमेगा एल प्लस का v1 इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, v1 से v1 कट जाएगा, 4 ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 3 v नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास 9 v नॉट डिवाइडेड बाई 8 एल के बराबर। ठीक है, 9 v नॉट डिवाइडेड बाई 8 एल के बराबर। ओमेगा को बच्चों यहाँ पे लाके रख दो, यहाँ पे तो v1 आ जाएगा, v1 आएगा बच्चों v नॉट डिवाइडेड बाई 2 माइनस का ओमेगा इंटू एल 9 v नॉट डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो v1 की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, 4 माइनस का 5 v नॉट डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। ठीक है, माइनस का 5 v नॉट बाई 8 के बराबर बच्चों हमारे पास v1 आ गया। v1 की वैल्यू समझ में आई? अरे यार मास 3m था क्या उसका, इतना लेट क्यों बताया तूने? पूरा गड़बड़ हो गया। तो ये 3 आएगा यहाँ पे ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो ओमेगा इंटू एल माइनस का v1 इज इक्वल टू v नॉट, ओमेगा इंटू एल प्लस का v1 यहां से इज इक्वल टू v नॉट बाई 2, 2 ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 3 v नॉट बाई 2। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3 v नॉट बाई 4l के बराबर। ठीक है, ये v नॉट की ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा इंटू एल वो आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू एल प्लस का v1 इज इक्वल टू v नॉट डिवाइड बाई 2। तो v1 जो है ना बच्चों, तो v नॉट बाई 2 माइनस का 3 v नॉट बाई 4, तो माइनस का v नॉट डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों की वेलोसिटी आ गई। अब तुम्हें पता करना है, थर्ड वाले पार्ट में पता करना है इंपल्स बाय द हिंज। बच्चों क्या इंपल्स जो होगी, जो इसके ऊपर लगी होगी, क्या वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर नहीं होगी? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट के बराबर। फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों? अच्छा ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव का है, नेगेटिव का है मतलब ये पीछे नहीं जा रहा होगा, दिस विल बी गोइंग इन दिस दैट डायरेक्शन ओनली। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? m इंटू वी नॉट बाई 4, ये तो हो गया पार्टिकल का, प्लस का 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड कितनी है बच्चों? ओमेगा इंटू एल बाई 2 के बराबर, ओमेगा इंटू एल बाई 2 के बराबर मतलब 3 बी नॉट बाई 8 के बराबर। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों एम बी नॉट डिवाइड बाई 4 प्लस ओमेगा एल बाई 2, 3 बी नॉट बाई 8, और यहाँ पर 3 है, 9 एम बी नॉट डिवाइड बाई 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11 एम बी नॉट डिवाइड बाई 8 के बराबर। ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। तो इंपल्स बाई हिंज कितना आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल, दिस माइनस का दिस, तो 3 एम बी नॉट बाई 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंपल्स बाई द हिंज बच्चों 3 एम बी नॉट बाई 8 के बराबर होगा, और आगे की तरफ ही होगा। देखो ये वाला भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा है कि आगे की तरफ ही हिंज ने इंपल्स लगाया होगा। कैसा लगा?
ठीक है भाई। सो ये हो गया इस पे। तो अब थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में बात कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में ना। इफ net external torque about an axis of rotation is 0, then angular momentum about that axis of rotation remain conserved। ठीक है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व रहता है। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। टॉर्क बच्चों किसका? एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे ही तो है, बट इसमें ध्यान रखना बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट आप बात कर रहे हो ना, उसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क 0 है तो आप उस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो? नेट लीनियर एंगुलर मोमेंटम को बच्चों कंजर्व कर सकते हो। चलो भाई अब इस पे क्वेश्चंस एक आध कर लेते हैं, ठीक है। इसका बच्चों सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको ना। ये जिम्नास्ट होते हैं ना बच्चों, जिम्नास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आप लोगों ने देखा हो टीवी शो वगैरह में जो जिम्नास्ट ही बोलते हैं क्या? जिम्नास्ट ही होते शायद, ठीक है। लेट्स नॉट गो इनटू द वर्ड। आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी जो पार्टिसिपेंट्स होती हैं, दे आर डांसिंग ऑन देयर टो, ठीक है। और नॉट डांसिंग मतलब ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि अगर वो अपने हाथ खोल देते हैं या पैर मतलब थोड़ा खोल देते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है ठीक है। सो बड़ा ही बिल्कुल भी बैलेट डांसर जो भी है, ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों ना, डायग्राम बना के समझाता हूँ। एक बैलेट डांसर है और उसने मतलब सपोज करो एक पैर पे खड़े होके इसने डांस करना है, ठीक है, एक पैर पे, और दूसरा पैर सपोज हवा में ऐसे करके उसने रखा हुआ है उस पे ना अपने इसी पैर पे, ठीक है, और हाथ इसने सिकोड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये इसके हैंड्स हैं।
सपोज इसने अपने हाथों को फैला लिया, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? बहुत ही अजीबोगरीब डायग्राम है, और पैर भी इसने थोड़ा सा फैला दिया, ठीक है, हाथ खोल दिए, सो इस वाले केस में जो इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम था बच्चों, दैट वाज आई इंटू ओमेगा। इस वाले केस में क्या हुआ कि इसमें ज्यादातर मास एक्सिस के पास ही था। सपोज दिस सरफेस इज स्मूथ, वी आर कंसीडरिंग द लोअर सरफेस एज अ स्मूथ, तो इसकी बॉडी पे एमजी के अलावा और नॉर्मल के अलावा कोई और फोर्स लग नहीं रहा होगा, और नॉर्मल और एमजी बच्चों इसी लाइन से पास हो रहे होंगे। जब इसने अपने हाथों को फैला दिया और पैर को भी मतलब फैला दिया, तो बेसिकली हुआ क्या कि इस केस में मास जो है ना एक्सिस से दूर चला गया। आई न्यू जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन आई ओल्ड, पुराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा हो गया। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट कोई एक्सटर्नल जो भी इसने किया ना, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से किया बच्चों इसने ना, इंटरनल फोर्सेस, बाहर से तो कोई और सपोर्ट लिया नहीं इसने। तो टॉर्क बच्चों अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका? जीरो ही है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। तो आई जो ओल्ड वाला था दैट इंटू ओमेगा ओल्ड इज इक्वल टू आई न्यू इंटू ओमेगा न्यू। तो जो ओमेगा न्यू होगा ना बच्चों, जब इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा जो है ना, ओमेगा ओल्ड से छोटा कम हो जाएगा। तो मतलब इसकी रेट ऑफ रोटेशन जो है ना बच्चों, घूमने का रेट कम हो जाएगा इसका। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैन या कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर इस तरीके का स्टंट परफॉर्म करता है इन विच इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, और उसने ऑल ऑफ सडन उसका मास जो है एक्सिस से दूर चला गया विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल टॉर्क, तो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब अगर इसको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो ये क्या करेगा? अपनी फिर हाथों को पास में ले आना है, पैर को पास में ले आना है, ओमेगा बढ़ जाएगा। ये एक और स्टंट होता है बच्चों ना इस तरीके का, जब स्विमिंग पूल में जंप करते हैं ना हाइट से लोग, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा करने के लिए अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। मतलब ये एग्जांपल्स हाथ तो रहे, लेकिन इनको एग्जैक्टली जो वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स जो यूज होने ना, बस उनका अभाव है। बाद बाकी तो मेरे ख्याल से तुम भावनाओं को समझ ही रहे हो, है ना। सो एक बंदे ने जंप किया यहां से ना, इस हाइट से इसमें स्विमिंग पूल में जाने के लिए। तो सपोज करो इसने पैर यहां पे थे इसके, और बॉडी यहां पे इसकी ऐसे थी, ये ऐसे करके जंप कर रहा है। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना बच्चों, ये है। तो ये ऐसे करके इसने जंप किया, ठीक है, ये ऐसे करके घूम रहा है, जा रहा है। तो ये अपनी बॉडी को अगर सकोड़ लेगा ना, देखा होगा तुम लोगों ने ना बच्चों, जैसे ही बॉडी को सकोड़ेगा ना बच्चों, तो इसका जो इस वाली एक्सिस का अबाउट ओमेगा है ना, वो बढ़ जाएगा, रोटेशन इसका बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, लेट्स नॉट गो इनटू दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं 5 या 6 नंबर क्वेश्चन होगा। सो बच्चों यहां पे एक डिस्क है, यहां पे उसको हिंज कर रखा है, ये हिंज हो गई, और ये डिस्क थी, मास m विच इज इक्वल टू 2m, या मास m रेडियस r, और यूनिफॉर्म है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्क है। r/2 डिस्टेंस में बच्चों एक बंदा खड़ा है यहां पे ना, या आउटर में ही खड़ी कर देते हैं उसको। यहां से बच्चों यहां पे एक बंदा खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ r,
ओ एम। मास ऑफ मैन जो है इज ऑल्सो इक्वल टू एम। ठीक है, द मैन स्टार्ट मूविंग perpendicular to line joining man with O with speed V नॉट as shown। ठीक है, find the angular velocity of disk। ठीक है, initially system was at rest, initially man and disk was at rest, no friction between ground and disk। ठीक है, नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड डिस्क। बताओ बच्चों, हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? चलो, ओके, सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि जो वेलोसिटी दी है ना वी नॉट, इज दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू डिस्क? ऐसा भी हो सकता है बच्चों, कई बार ना वो डिस्क के रेस्पेक्ट में चलना स्टार्ट कर दे, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, कुछ बोला है कि डिस्क के रेस्पेक्ट में नहीं, तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जमीन पर खड़े बंदे को दिस मैन विल लुक लाइक मूविंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये पहले पूरा सिस्टम बच्चों रुका हुआ था। मैं अपना सिस्टम पता है किसको मान रहा हूं? तो सिस्टम इज मैन प्लस का डिस्क, दिस इज माय सिस्टम। ठीक है, मैन और डिस्क जो है ना बच्चों, ये सिस्टम है। इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0 के बराबर। हिंज के अबाउट टॉर्क कितना है बच्चों इस पे? 0 के बराबर। टॉर्क अबाउट हिंज कितना है? 0 के बराबर। कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है।
अच्छा, देयर विल बी फोर्स बिटवीन मैन और डिस्क, जो कि फ्रिक्शन होगा, तो मैन फ्रिक्शन पे इधर लगेगा, इसमें वो इंटरनल हो जाएगा। हाँ, देयर विल बी नॉर्मल एज वेल, लेकिन नॉर्मल इस हिंज के पैरेलल होगा, mg होगा, वो हिंज के पैरेलल होगा, तो हिंज के अबाउट उनका टॉर्क नहीं आएगा। अब जब ये मैन चलना चालू करेगा ना, तो मैन पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ और फ्रिक्शन, और डिस्क पे लगेगा पीछे की तरफ, तो डिस्क बच्चों पीछे की तरफ घूमना चालू कर देगी या नहीं कर देगी? डिस्क जो है ऐसे घूमना चालू कर देगी, ठीक है। तो बस बच्चों एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व कर देंगे, क्योंकि टॉर्क नहीं है, हिंज के अबाउट टॉर्क देखेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर हिंज के अबाउट हिंज फोर्स लगाएगा? यस, देयर विल बी फोर्स बाय द हिंज। क्यों लगाएगा? अगर हिंज नहीं होता ना और मैन ऐसे जा रहा होता है इस डायरेक्शन में, तो मैन का मोशन अगर इधर होगा तो डिस्क का पीछे की तरफ होगा। अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास में अगर तुम्हें याद हो कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है, तो देखो तुम्हें पता है मैन डिस्क के ऊपर खड़ा था, मैन चलेगा इधर की तरफ तो डिस्क पीछे जाएगी ताकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहे, लेकिन डिस्क को इधर जाने से रोकने के लिए हिंज फोर्स लगा देगा, लेकिन हिंज का जो फोर्स है वो हिंज से ही पास होगा, तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 आ जाएगा। हिंज फोर्स इज एक्सटर्नल, लेकिन उसका टॉर्क हिंज के अबाउट क्या आ जाएगा? 0। तो इस सिस्टम पे हिंज के अबाउट बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और वो कितना था? 0 के बराबर। तो अब एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं, मैन का लिख रहा हूं बच्चों, m इंटू वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी हो गई। अच्छा, जब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो आर वेक्टर इधर होगा, वी इधर होगा, आर क्रॉस वी बाहर की तरफ आएगा, और इसका ओमेगा अंदर की तरफ है, देखो तो आई ओमेगा अंदर की तरफ आएगा, तो माइनस का एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 वी नॉट डिवाइडेड बाई आर के बराबर, ठीक है। तो 2 वी नॉट बाई आर के बराबर बच्चों इसका इस पर लगने वाला एंगुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों की, मान लो ये डिस्क पहले रोटेट कर रही थी, एक मैन यहाँ पे खड़ा था, डिस्क रोटेट कर रही थी, अब ये मैन बाहर की तरफ जाने लगा, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? ओमेगा घटेगा। मैन अगर दूर जाएगा ना बच्चों, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मास दूर जा रहा है ना, तो आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है, ओमेगा घटेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को शीट में देखने को मिलेंगे। सो मैं अब आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। आज का आपका होमवर्क क्या है ये अब हम देखेंगे। एक तो बच्चों मैंने तो सब्जेक्ट में दे रखे हैं कल, और ये सब डिस्कशन बच्चों कल ही होना है, ठीक है। कर क्या आओगे तुम्हारा भला, नहीं कर क्या आओगे तुम्हारा भला, ठीक है। इन एवरी सिचुएशन इट्स योर भला। सब्जेक्टिव के बच्चों पहले ही मैं दे चुका हूं, तो मैं शायद 11 तक, अब 14 तक सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करके आना है। 14 तक बच्चों सब्जेक्टिव कंप्लीट करके आना है आपको, मैंने बता ही दिया है। करके आओगे तुम्हारा भला, नहीं करके आओगे तुम्हारा भला। 14 तक सब्जेक्टिव हो गए बच्चों, और अब एक्सरसाइज 1 में आ जाते हैं। अप टू 40। अच्छा, इसमें डिस्कशन कहां तक हो गया हमारा? 28 तक हो गया डिस्कशन ना, 28 तक। तो 29 से लेके 40 तक बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही डिस्कशन है जो कि आपका कल होगा। तो 40 तक बच्चों एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन होगा, और 14 तक 14 नंबर क्वेश्चन तक बच्चों एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन होगा, और ये कल होगा, ठीक है। कोशिश करना बच्चों डिस्कशन किसी भी कॉस्ट पे आप मिस ना करो, डिस्कशन मिस करोगे तो रैंक मिस करोगे, ठीक है। तो ऐसा तो तुम करोगे नहीं। कल मिलते हैं बच्चों ना। एक क्वेश्चन रह गया है बच्चों जो कि एरोडो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का पूरा एनालिसिस कराना है मुझे तुम्हें, तो शायद अगर मुझे कल टाइम मिला डिस्कशन के बाद तो हम उसका भी एनालिसिस बच्चों कल की क्लास में करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और मिलते हैं फिर कल, ठीक है। परसों से कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हम करेंगे, ठीक है। बाय।